नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। सबसे पहले नजर एजेंडे पर। आतंकी बुरहान के एनकाउंटर पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। बोली, सुरक्षा एजेंसियों को नहीं थी वानी की मौजूदगी की जानकारी, नहीं तो उसे मौत का नहीं देती मौका। बड़ा सवाल, आतंकी को मौका देने की महबूबा क्यों कर रही है बात। और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। बोले, लोग करते हैं अरहर मोदी। जेटली का जवाब, सीजन है महंगाई का रीजन। चलिए, तो आज दो मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संसद के अंदर एक बार फिर से राहुल गांधी बोले हैं और राहुल गांधी ने सीधे सीधे निशाने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया, खासतौर से महंगाई के मुद्दे पर। क्या कुछ कहा गया, एक के बाद एक कई हमले किए गए। सबसे पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। एक ऐसा वायदा जो उन्होंने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से किया था, एक ऐसा वायदा जिसके बारे में अब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं, एक ऐसा वायदा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं। 16 फरवरी 2014 हिमाचल प्रदेश के सुंदर पहाड़ों के बीच में से नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, देश के सामने महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, मां बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं। उसी भाषण में थोड़ी देर बाद मोदी जी ने कहा, 2014 में जब बीजेपी की सरकार आएगी, महंगाई को रोकेगी। हम महंगाई को रोक सकते हैं, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्या लाइन थी, क्या वायदा, क्या डायलॉग। मां बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं। क्या बोला, क्या बोला। उत्तर प्रदेश में आपने एक भाषण दिया था, आपने कहा था, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। लैंड के मामले में चौकीदार ने 3 बार ऑर्डिनेंस रखी, लैंड छीनने की कोशिश की। अब चौकीदार के नाक के नीचे दाल की चोरी हो रही है, मगर चौकीदार ने एक शब्द नहीं कहा। चौकीदार चुप बैठे हुए हैं। खैर छोड़िए, अब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, चौकीदारी क्या करनी है, अब तो आप बड़े आदमी बन गए हैं। चौकीदारी आप हमारे ऊपर छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर छोड़िए। चोरी हो रही है, उसकी बात करना चाहता हूं। यूपीए के समय हम एमएसपी किसान को 45 रुपए की देते थे, और जब अपनी दाल को खरीदने किसान मार्केट में जाता था, उसे 75 रुपए की दाल मिलती थी। मतलब तूर दाल को अगर आप देखें, एमएसपी और मार्केट प्राइस में 30 रुपए का अंतर था। दाल पूरे देश को प्रोटीन देती है, किसान इसके लिए रोज काम करता है, उसका परिवार लगा रहता है। कभी बारिश आती है, कभी नहीं आती है। आजकल अखबार पढ़ता है, देखता है कि पास में उसके किसान भाई ने सुसाइड कर लिया, तो किसान लड़ता है। एनडीए के समय आपने थोड़ी सी एमएसपी बढ़ाई, आज 50 रुपए की है, मगर वही किसान अपनी दाल को मार्केट में 180 रुपए के लिए खरीदता है। मतलब 50 रुपए के लिए उससे खरीदी जाती है, और जब वो मार्केट में जाता है 180 रुपए के लिए खरीदता है। हमारे समय मार्केट रेट में और एमएसपी में 30 रुपए का फर्क, और आपके समय एमएसपी में और मार्केट प्राइस में 130 रुपए का फर्क। अब आप हमें समझाइए, मोदी जी आप समझाइए, ये 100 रुपए जो जा रहे हैं,
ये कहां जा रहे हैं, किसके हाथ जा रहे हैं? 2 महीने पहले एनडीए की हैप्पी बर्थडे पार्टी हुई। 2 साल का बर्थडे था, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने मनाया। बॉलीवुड स्टार्स आए, बंबई से आए, लाइव टेलीकास्ट हुआ, पूरे देश ने देखा। प्रोग्राम का नाम एक नई सुबह। उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया, स्वच्छ भारत के बारे में बोला। स्वच्छ भारत ने हिंदुस्तान को साफ कर दिया है, सफाई हो गई है। मेक इन इंडिया ने हिंदुस्तान को मजबूत किया है, हजारों युवाओं को रोजगार मिला। कनेक्ट इंडिया ने हिंदुस्तान को कनेक्ट कर दिया, स्टार्टअप इंडिया ने हिंदुस्तान को स्टार्टअप कर दिया। आपसे भी कहा, आप थोड़े झिझक रहे थे, आपको लगा कि भाई प्रधानमंत्री जी को बोलने दो, हम ना बोलें। मगर फिर प्रधानमंत्री जी ने आपको ऑर्डर दिया, देखो आप सब हर डिस्ट्रिक्ट में जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो, पूरे देश को बताओ कि एनडीए ने क्या किया है। और आपने जाके बताया। पूरे सेलिब्रेशन में मुझे एक शब्द कहीं भी सुनाई नहीं दिया। मां बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं, मगर महंगाई की आपने एक बार बात नहीं की। दाल की आपने एक बार बात नहीं की, आलू की आपने एक बार बात नहीं की, टमाटर की आपने एक बार बात नहीं की। मगर यह मुद्दा हमारी जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। सच्चाई है कि इसके बारे में झूठे वायदे नहीं किए जा सकते। जैसे आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोल सकते हो, मेक इन इंडिया के बारे में बोल सकते हो, महंगाई के बारे में आप नहीं बोल सकते हो। चले, तमाम खास मेहमान हैं, इन तमाम बातों में बातचीत हम करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले बात कर रहे हैं जिस तरीके से आज आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी पर महंगाई को लेकर के खास तौर से निशाना साधा और कहा कि अब गांव में हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 के पहले की यूपीए की सरकार और मौजूदा एनडीए सरकार के दौरान जो कीमतों में अंतर है, दाल का, सब्जी का, इन तमाम चीज़ों के आंकड़े भी उन्होंने दिए। अब आपको मेहमानों से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भास्कर घोष जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलशेष जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सबसे पहले भास्कर घोष जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि आपके लोग जो है बहुत कम बोल रहे हैं। आज जेटली साहब की तरफ से भी जब बयान आया तो उनकी तरफ से कहा गया कि सीजन है और मानसून जब आता है तो ये बड़ा रीजन होता है। लेकिन बात यह है कि जब ये महंगाई यूपीए की दौरान बढ़ रही थी तब इस पर आप बहुत आक्रामक हुआ करते थे, खासतौर से फूड इन्फ्लेशन को लेकर के, खाद्य महंगाई दर को लेकर के। अरहर की दालों में या बाकी दालों में जिस तरह का इजाफा देखने को मिला, सब्जी की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उस पर अब आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता है। देखिए, मैं कुछ आंकड़े आपको दूंगा और उसमें आपको लगेगा कि इन्फ्लेशन जो है इस ये 2 इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे आप मान लो कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऑल टाइम हाई 11.16% हो गया था नवंबर 2013 यूपीए जमाने के अंत में, एंड रिकॉर्ड लो हो गया था 3.69 इन जुलाई 2015। और ये जो ये अकॉर्डिंग टू MOSPI का जो आंकड़े हैं, तो ये जो आज अभी आप देख रहे हैं कि लास्ट 2-3-4 महीने से जो प्राइस राइज हो रहा है, इसके पीछे कई कारण हैं जो
गवर्नमेंट का हाथ का बाहर है। भास्कर एक तो जी, भास्कर देखिए, जी, मैं आपको बीच में रोक के एक सवाल कर रहा हूँ। ये जो तमाम जो आंकड़े हैं, महंगाई दर में गिरावट आई है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर स्टील की कीमतें घट गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चीज़ों की कीमतें घट गई हैं, उससे ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम दिखाई देता है, लेकिन जो आम इंसान है उसके लिए खाद्य महंगाई दर, फूड इन्फ्लेशन जो है अभी भी चिंता का विषय है। आंकड़ों पे भी डालेंगे अगर आप नजर, तो फूड इन्फ्लेशन अभी भी 10% के ऊपर है आपकी, वो एक बड़ा चिंता का विषय है। उस पर आप नहीं बोलते हैं, आपकी पार्टी के लोग नहीं बोलते, वो सिर्फ महंगाई दर के आंकड़े दिखा देते हैं कि उस समय 10% के ऊपर थी, हमारे दौर में 3% पे आ गई। नहीं बिल्कुल जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, सीधी जवाब दे रहा हूँ। एक तो है जो दाल एक आइटम है आउट ऑफ द फूड्स, उसका प्राइस बढ़ने का, डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप बढ़ रहा है। आज आप देखिए 24 मिलियन टन तकरीबन दाल का कंजम्पशन है, और हमारे 50,000 टन जब बफर स्टॉक होगा, 25,000 टन की इंपोर्ट होगा, तो 4 मिलियन टन कुछ भी नहीं है 24 मिलियन टन के हिसाब से। लेकिन बात है कि आज प्राइस क्यों बढ़ रही है, कि ऑयल प्राइस ऑल टाइम हाई 2016 में ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पल्सेस का प्राइस भी राइज कर रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में एक डिप्रेशन चल रहा है, साउथ एशिया में चल रहा है, उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ तो इंडिया के ऊपर आएगा ही। और ये जो गोल्ड प्राइस भी है, वो यूएस इलेक्शन आ रहा है, ब्रेक्सिट के लिए गोल्ड प्राइस भी बढ़ रहे हैं। क्यों, ये जो कमोडिटी मार्केट्स है, आपको समझना पड़ेगा, कमोडिटी मार्केट्स भी चलता है लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स के ऊपर। कमोडिटी ट्रेडिंग जो होता है, वर्ल्ड ट्रेडिंग जो होता है, वर्ल्ड मार्केट में ट्रेडिंग होता है, ये ट्रेडिंग के ऊपर गोल्ड प्राइस, ऑयल प्राइस सारे डिपेंड करते हैं। क्योंकि पैसा कभी कमोडिटी में आता है, कमोडिटी प्राइस जब बढ़ जाता है तो गोल्ड में चला जाता है, गोल्ड प्राइस जब बढ़ जाता है तो वो जाता है शेयर मार्केट। सो ये सब इंटरकनेक्टेड है। सो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो चलता है, ऑल इंटरकनेक्टेड हो रहा है। ये कमोडिटी प्राइस, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रोडक्शन प्राइस बढ़ चुका है, मेरा प्रोडक्शन प्राइस नहीं बढ़ा, लेकिन कमोडिटी मार्केट का कमोडिटी ट्रेडिंग प्राइस बढ़ चुका है। एक नंबर पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जो है, आज अरुण जेटली साहब ने जो बताया कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं है। दाल का प्राइस बढ़ने के लिए हम मोजाम्बिक से जॉइंट वेंचर करके दाल प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो चीज गवर्नमेंट का हाथ के बाहर है, ऑयल प्राइस, गोल्ड प्राइस, यूएस इलेक्शन, ब्रेक्सिट, ये सारे चीज जो है वो गवर्नमेंट का हाथ के बाहर है। और इसलिए आप 2-3-4 आइटम में, हर आइटम में नहीं बढ़ रहे हैं, 2-3-4 आइटम में बढ़ रहा है। एक तो सेकंड बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई गैप, सब्जियों की कीमत बढ़ी हुई है। अभी अगर जुलाई के फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 8.68 पर है, लेकिन इस बीच जरा जेटली की तरफ से, उसके कारण की तरफ से जवाब भी सुन लेते हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से दिया गया, उनके जवाब को भी सुन लीजिए। ये महीना सीजनल राइस का है, जब फसल आती है तो दाम गिरता है। इस देश में 23 मिलियन टन की आज की तारीख में दाल की रिक्वायरमेंट है, 23 मिलियन टन, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द पल्सेस इकोनॉमी। जो पैदावार हुई दाल की वो लगभग 17 मिलियन टन के करीब है। जो ये 6 मिलियन टन मिसमैच है, वो दुनिया के बाजार से खरीदना पड़ता है। वो हम म्यांमार से खरीदते हैं, मोजाम्बिक से खरीदते हैं, तंजानिया से अब लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लॉन्ग टर्म एमओयू मोजाम्बिक के साथ हुआ है। और पिछले 2 वर्षों में दुनिया के बाजार में भी दाल की उपलब्धि बहुत कम थी, और उस स्थिति को और गंभीर बनाया गया कि जो व्यापारी कई ऐसे थे जो दाल दुनिया से इंपोर्ट करते थे देश में, उन्होंने इसकी होर्डिंग शुरू कर दी। सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी, जिस कार्रवाई के बाद कई लोगों पर छापे मारे, दाल रिकवर हुई और उसके बाद थोड़ी सी दाम कम आने लगा। चलिए शकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। आज राहुल गांधी बोले, तमाम कम बोलते हैं लेकिन अब आज बोले हैं वो, प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने काफी निशाना साधा, कैसे देख रहे हैं आप? पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं राहुल गांधी। जाहिर है कि जो देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, महंगाई के ऊपर उन्होंने कंसंट्रेशन किया है। आज हाल ये है कि महंगाई की वजह से सारे, चाहे बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, गरीब हों, किसान हों, मजदूर हों, सब लोग परेशान हैं। सब के यहाँ घरों के अंदर जब आप जाते हैं तो औरतें जो घर के खाने और किचन की जिम्मेदार हैं, वो परेशान हाल दिखती हैं। और ये हाल इसलिए है
कि बीजेपी की जो कैंपेन थी उसमें दो महत्वपूर्ण विषय था, एक करप्शन और दूसरा महंगाई। और 2 साल बीत चुके, 2 साल बीतने में ना महंगाई पर कंट्रोल हुआ और ना बाहर से स्विस बैंक से पैसे आ गए जिनके 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में गए। तो जनता इस बात से बड़ी परेशान है, दोनों बातें हैं। अब हमारे अभी भाई बीजेपी के प्रवक्ता फरमा रहे थे ऑयल प्राइस के मुताबिक कि कुछ बढ़ गया है 16 में। अरे भाई, दुनिया में ऑयल की प्राइस जो है 132-134 थी हाईएस्ट यूपीए के टाइम में, आज तो 32 से 40 भी नहीं पहुंची है। और आप बोल रहे हैं ऑयल प्राइस, तो ऑयल प्राइस तो इतना लोएस्ट है कि इससे कोई मसला ही नहीं है। दूसरी बात है, इंटरनेशनल इलेक्शन ऑफ अमेरिका या जो भी आप कह रहे हैं, ये सब चीजें जो इंटरनेशनल पॉलिसी या प्रॉब्लम्स थे, जो अरुण जेटली जी भी कह रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीजें, ये तो यूपीए के दौर में भी बताया जाता था, तो उस टाइम में तो आप मानने को तैयार नहीं थे। आज सरकार आते के साथ आपको सब चीज समझ में आ गई कि प्रॉब्लम इंटरनेशनल मार्केट क्या है और ऑयल का प्राइस क्या है और फला क्या है चिल्ला क्या है। तो बात ये नहीं है, यानी आप अपोजिशन में रहिए तो कोई भाषा का इस्तेमाल कीजिए और सत्ता में आइए तो उसकी भाषा अलग हो जाए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस सवाल को राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर उठाया है और ये जनता के हित के सवाल हैं, इसलिए राहुल गांधी के भाषण को जनता ने अप्रिशिएट किया। पुष्पेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं आज की स्पीच को राहुल गांधी? मैं राहुल गांधी की स्पीच को तो नहीं देख रहा, क्योंकि राहुल गांधी जब स्पीच देते हैं तो नई बात तो ये होती है कि एक तो वो बोलते हैं और पार्टी जो उनकी विपक्ष में है उसमें से बाकी लोगों को बोलने की इजाजत नहीं होती, तो वो मेरे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि संसद की इस कार्रवाई में महंगाई जैसे विषय पर चर्चा हो रही है। महंगाई कुछ है, इसको भी शायद कुछ लोग मान रहे हैं और भले वो आंकड़ों का जवाब दें, लेकिन मेरी 2-3 चीजें जो हैं वो सरकार से जरूर मेरे सवाल हैं कि बिहार का चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा कि उस वक्त भी महंगाई की बहुत बात हो रही थी और यही देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, इन्होंने बिहार में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने जो होर्डर्स हैं उनके ऊपर रेड मार करके कोई 55,000 टन हमने दालें जो हैं पकड़ी हैं। वो दाल कहां थी, वो कौन सा होर्डर था, वो आज तक पता नहीं चला। आज भी ये कहा जा रहा है कि होर्डर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है। हमको दिल्ली के अंदर सरकार जो है, दिल्ली में आप पार्टी की, कभी चांटा मारने पे एमएलए गिरफ्तार हो रहा है, कभी घूरने पे गिरफ्तार हो रहा है, कभी दुर्व्यवहार पे गिरफ्तार हो रहा है, कभी घूस लेने पे गिरफ्तार हो रहा है, कभी किसी की शिकायत करने पे गिरफ्तार हो रहा है, ये रोज नजर आता है। लेकिन अगर इस देश में दालों की बिचौलिए जो होर्डिंग कर रहे हैं, जिन्होंने जमाखोरी कर रखी है, अगर वित्त मंत्री झूठ नहीं बोल रहे और अगर देश में रेड पड़ रही है, उसकी खबर हिंदुस्तान के किसी अखबार में नहीं छप रही, लेकिन बड़े बड़े अखबार फ्रंट पेज पे खबर छप रही है कि आप पार्टी का एमएलए जो है वो घूरने पे पकड़ा गया, चांटा मारने पे पकड़ा गया, किसी के साथ तो ये जो बात कही जा रही ना कि हम रेड डाल रहे हैं, वो रेड कहां पड़ रही है। इसीलिए मैंने बिहार में कहा कि 55,000 टन की जो बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस वक्त भी कही थी, तो क्या यह जुमला बोला था, झूठ बोला था या चुनावी जरूरत थी? मैं इस बात से एक राय नहीं हूं कि साहब यूपीए में महंगाई थी तो अब हमारे यहां महंगाई इसलिए है कि अब हम भी वही सब बातें कह रहे हैं, वो अब बारिश नहीं हुई थी, अब 23 मिलियन टन की जरूरत है, 17 मिलियन टन खपत, ये तमाम सारी चीजें हैं, आंकड़ों से आप समझा सकते हैं। लेकिन महंगाई के सिलसिले में दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, एक कैंपेन भी चल रही है कि हमारे देश में सेल फोन का दाम बढ़ जाता है तो लोगों को ऐतराज नहीं होता, हमारे यहां लैपटॉप का दाम बढ़ जाता है तो ऐतराज नहीं होता, लेकिन अगर दाल के ऊपर 10 रुपए बढ़ जाते हैं जो कि किसान के लिए जाते हैं, मेरा इतना कहना है कि हम ये भी मानने को तैयार हैं कि 200 रुपए किलो दाल इस देश का मध्यम खरीदने को तैयार है, लेकिन इन 200 रुपए में से अगर मैक्सिमम प्रॉफिट उस पर किसान के पास जा रहा है तो भी इस बात का दुख नहीं होगा कि कम से कम जो अन्नदाता है इस देश का, अगर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है तो चलिए ये भी तैयार हैं, लैपटॉप भी खरीदने को तैयार हैं, सेल फोन भी है, लेकिन अगर इसमें ज्यादा जाता है तो वो जो सुसाइड कर रहा है तो सुसाइड का रेट नहीं कम हो रहा है।
आप महंगाई भी बढ़ा रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये जो बीच का प्रॉफिट है या मार्जिन है ये कहां जा रहा है, ये सवाल सरकार को देना चाहिए। सिर्फ इस बात से हशप नहीं किया जा सकता कि कुछ आंकड़े, कुछ बातें, मानसून, सूखा, देश विदेश, फसल, ये तमाम जो जगलरी अरुण जेटली कर रहे हैं ये सरकार को या तो गुमराह कर रहे हैं, साथ साथ देश को भी गुमराह कर रहे हैं। जवाब देंगे भास्कर घोष जी। आप एक साल के अंदर 64% से ज्यादा कीमत, लगभग जो है 64.52% के आसपास जो है आलू की कीमत बढ़ गई। दाल 27% का इजाफा देखने को मिला। ये जो तमाम सब्जियों के रेट जो है, बहुत सारे लोग जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं ये आम, उसमें तो लोग कहते हैं इस तरह के रेट कभी देखे नहीं थे। ये सीजनल मामला नहीं है, ये कहीं कुछ चूक हो रही है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तमाम बातें हो रही, लेकिन बिहार के चुनाव से लेकर यूपी के चुनाव आने जा रहे हैं, अब तक आप दाल की कीमतें नहीं कम कर पाए। मानसून चलिए अब आ रहा है, बिहार के चुनाव से यूपी के चुनाव तक दाल की कीमत नहीं कम कर पाया। देखिए, मैंने और एक बार आपको याद दिला दूं कि जुलाई 2015 में 3.69 इन्फ्लेशन रेट घट गया था। तो आप अगर पूरा एक साल का पूरा देखेंगे कि हर महीना का जो दाल का प्राइस, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे, जो अरुण जेटली साहब ने बताया, कहीं पे कोई होर्डिंग हो रही है। तो जहाँ तक सरकार का खबर मिल रहा है, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये कार्रवाई मीडिया में क्यों नहीं आ रही, तो मीडिया वालों को जवाब देना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आपके कई राज्यों में सरकारें हैं, अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो कीमत क्यों नहीं कम हो, ये तो सवाल पूछेंगे। नहीं, उन्होंने बताया कि 17 मिलियन टन अगर आपका प्रोडक्शन है, 7 मिलियन टन जो आप ऑलमोस्ट 20% के, ऑलमोस्ट 50% मान लीजिए, 50% अगर इंपोर्ट होता है। और मेरे जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे सीधा जानना चाह रहे हैं, साल भर हो गए लगभग मैं दाल की कीमतें बढ़े हुए, साल भर में जो मोदी जी कहते थे कि पहले से क्यों नहीं आंकड़े इकट्ठा करके आप रखते हैं, क्या चीज कम हो रही है, क्या चीज ज्यादा हो रही है, किसको एक्सपोर्ट करना है, किसको इंपोर्ट करना है। साल भर में अगर आप कीमत ना कर पाएं कम, और उसके बाद अगर आप आंकड़े टीवी पे बताएंगे तो लोगों को क्या समझ में आएगा। जो घर में बैठा हुआ इंसान है, जो दाल लेने जाएगा, उसको नहीं समझ में आ रहा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं। उसको इतना पता है कि दाल की कीमत 200 रुपए के पास पहुंच गई है। नहीं, वही हम कह रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट जो है दाल, उसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप सब्जी देखिए, सब्जी तो सीजनल है, पूरा ही सीजनल है। अगर आप जिस तरह से बाढ़ हो रहा है, चारों तरफ जो फ्लड हो रहा है, आप असम में फ्लड हो रहा है, नहीं बात है, सब्जी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। हम लोग भी बाजार करते हैं, बाजार में 30-40, 50 के अंदर सब्जी होती थी, इसके नीचे कभी नहीं घटा। यूपीए के जमाने में बाजार चलेंगे क्या? नहीं, बताइए आज के दिन अभी तो ज्यादा बढ़ गए क्योंकि यहाँ पे तो फ्लड हो रही है। भास्कर साहब, मेरा ये सवाल ही नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए 55,000 टन जो आपने दाल पकड़ी थी बिहार चुनाव में, वो कहां है? और जितने बड़े बड़े होर्डर्स के खिलाफ आप रेड कर रहे हैं, जो अरुण जेटली पार्लियामेंट में खड़े होकर के बचा, उन वो रेडर्स के खिलाफ कहां पकड़ा गया, कोई खबर बताइए। 70 रुपए किलो टमाटर है, ये शुद्ध झूठ बोल रहे हैं अरुण जेटली, देश को गुमराह कर रहे हैं और मोदी सरकार को गिराने की साजिश में रहेंगे। लेकिन उसके लिए आज के मुद्दे अलग है, अब कहां पकड़ा गया है वो तो अलग सरकार। चलिए ठीक है, छोड़ ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा बयान आया है और इसके मायने क्या है। कहा यह गया कि अगर बुरहान वानी ये पता होता कि वो वहां पर मौजूद है तो शायद उसे एक मौका दिया जाता। इस बयान के क्या मायने हैं और कहां तक जाएगी ये बात, पूरी चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपको बता दें आज के दूसरे मुद्दे की अब हम बात कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। दूसरा मुद्दा काफी महत्वपूर्ण, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री की तरफ से आज काफी महत्वपूर्ण बयान आया। महत्वपूर्ण कई लिहाज से है ये। बुरहान वानी एक आतंकी जिसको कि हमारी फौज ने मार गिराया, वो बुरहान वानी जिसके मरने पर पाकिस्तान ब्लैक डे मनाता है,
वो बुरहान वानी जिसके समर्थन में हाफिज सईद सामने आता है, वो बुरहान वानी जिसके समर्थन में पाकिस्तान में सलाउद्दीन सामने आता है। उस बुरहान वानी को मारे जाने पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि जिन आतंकियों को मारने जा रहे हैं पुलिस या फिर सेना के लोग, उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें 3 आतंकियों की खबर थी, ये नहीं पता था कि उसमें बुरहान वानी है। अगर बुरहान वानी के बारे में पता होता तो शायद उसे एक और मौका दिया जाता। क्या इसके मायने, पहले बयान सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करते हैं। ये कैसे पता हो सकता है कि आप हर एनकाउंटर के बारे में, जो मेरी मालूमात है, जो मैंने पुलिस से बात की, आर्मी से बात की, उनका ये कहना है कि हमें ये मालूम था 3 मिलिटेंट वहाँ है, पर ये मालूम नहीं था कौन कौन है वहाँ पर। इसलिए मैं उनकी बात पे क्या कह सकती हूँ जी। मेरा ये है कि अगर इनको पता होता तो शायद इस तरह से, मैं इस वक्त जब आपके हालात सुधर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि एक चांस हो सकता था, मगर चूंकि पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी ये कहती है कि उनको ये मालूम था वहाँ कोई 3 मिलिटेंट है किसी के घर में, और उनको ये नहीं था कि इसमें कौन कौन है। तो क्योंकि जैसे जब अफजल गुरु को फांसी लगी तो उमर साहब को मालूम था, इसलिए उन्होंने सारे इंतजाम पहले ही किए थे। हमें तो कुछ भी नहीं मालूम था, हमें तो अचानक पता चली, और उसके बावजूद भी हमने कोशिश की कि कर्फ्यू लगाया जाए ताकि बच्चे बाहर ना आए। पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ भास्कर घोष जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, एक तो कि पता नहीं था कि वहां पर बुरहान वानी है, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि वहां पर वो लोगों को जो पुलिस वाले थे, जो आर्मी के लोग थे, उन्हें सिर्फ ये पता था कि 3 मिलिटेंट हैं, ये इसकी जानकारी दी गई। और तीसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण बोली कि मुझे इस बारे में जानकारी, पुष्पेंद्र जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। एक तो ये सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है कि मुझे ये नाम नहीं पता था, लेकिन ये पता चला कि 3 आतंकी, नाम पता होता तो शायद नहीं, तो क्या ये सर्टिफिकेट दे रही है कि वो आतंकी नहीं था? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 कि जिसके समर्थन में पूरा पाकिस्तान खड़ा दिखाई दे रहा है, सलाउद्दीन से लेकर हाफिज सईद तक, उसके बचाव में क्यों उतरी हैं महबूबा मुफ्ती? मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती इस पूरे जो पिछले दिनों का इनकाउंटर और तमाम सारे लोग जो मारे गए हैं उसमें, उसके बाद मेरा ख्याल है टेलीविजन पे वो पहली बार रूबरू हुई हैं। आपको याद होगा कि बुरहान वानी के जनाजे में पीडीपी के 5 एमएलए नमाज जनाजा में गए थे, और 2 दिन पहले जिस तरीके से हुर्रियत के तमाम लोगों ने, और जो वहां पाकिस्तान के पेड एजेंट हैं, 500 रुपए पे पत्थर चलाने वाले, काम करने वाले कई हजार लाखों लोग जो वहां मौजूद हैं, उन तमाम लोगों ने पीडीपी का बाइकआउट शुरू किया है वैली में। और पीडीपी का जो कोर वोट बैंक है वो एंटी इंडिया वोट बैंक है, ये सबको पता है। हुर्रियत ने भी मदद की थी, पाकिस्तान ने भी मदद की थी, आईएसआई ने भी मदद की थी, और बुरहान वानी जैसे तमाम लोगों ने उनकी जीत में मदद की थी। तो आज जो वो निकल के आई हैं, उसमें जो सबसे बड़ा और गंभीर आरोप ये नहीं है कि वो सूबे की गृह मंत्री होने के बाद वो ये कहें कि उन्हें ये खबर नहीं थी, तो वो ये कहना चाहती हैं कि वो पेपर पे गृह मंत्री हैं, ना तो फौज ना जम्मू कश्मीर पुलिस बगैर उनके बताए कार्रवाई कर रही है, जो सफेद झूठ है। दूसरा, इसमें एक और उनकी सियासी चाल मुझे लगती है कि वो ये कहना चाहती हैं कि जो फौज है और जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उन्होंने कहा, उन्होंने जो मुझे बताया, यानी फौज और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अपने होम मिनिस्टर को जो बताया है, वो ये कहा गया कि उन्हें सिर्फ ये मालूम था कि वहां 3 मिलिटेंट हैं, 3 टेररिस्ट हैं, 3 पाकिस्तानी एजेंट टेररिस्ट वहां मौजूद हैं, लेकिन बुरहान वानी के बारे में नहीं पता था। इससे मुझे लगता है कि वो जो बुरहान वानी के कंधों पे सरकार तक पहुंची हैं, बुरहान वानी जैसे लोगों को पालती हैं, बुरहान वानी जैसे लोगों को अब संरक्षण देती हैं, वो ये बताना चाहती हैं कि अगर फौज और जम्मू कश्मीर मुझे ये बता देती पुलिस कि वहां बुरहान वानी है, तो शायद मौका दिया जाता। इसका मतलब यह है कि आप जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में, आतंकवादियों से लड़ने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस में, सीआरपीएफ में और फौज के तमाम रणनीति के अंदर सियासी दखल देती हैं और देती आई हैं। अगर यह नहीं पता था तो यह कहकर के आप फौज को और जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है लोगों के गुस्से के निशाने पर ले जाना चाहती हैं कि लोगों का निशाना आपसे हटके फौज पे चला जाए, क्योंकि यह बताना चाहती हैं कि अगर बुरहान वानी होता तो मैं जरूर बचा लेती उसको, लेकिन क्योंकि मुझे गुमराह किया गया, मुझे बताया ही नहीं गया,
यह कहा गया वहां 3 लोग हैं। इससे इस पीडीपी का जो एंटी इंडिया एजेंडा है, जो प्रो पाकिस्तान एजेंडा है, वो और बेनकाब होता है। जो अपने दामन बचाने की जो कोशिश की है उसमें वो और बेनकाब हुई है। चलिए, एक तो आपको बता दें कि तमाम तरह की टिप्पणियां इस मामले को लेकर के आ रही हैं, एक के बाद एक कई टिप्पणियां उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई। उन्होंने ये कहा गया कि अब अपने वो जानबूझ करके इसलिए ऐसा कर रही है, वो चाहती ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये प्रेशर बनाने की कोशिश है कि आप चाहें तो समर्थन वापस ले लें, क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक रहा है। इसके अलावा भी एक के बाद एक कई टिप्पणी की गई है उमर अब्दुल्ला की तरफ से। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मैं जो है इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने कहा है कि जे.एन.के पुलिस की तरफ से जो फर्स्ट जो है ब्रीफिंग की गई थी, उसमें इस ब्रीफिंग में कहा गया था मीडिया में कि जे.एन.के पुलिस की तरफ से कहा गया था कि मुख्यमंत्री को इस इनकाउंटर के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो है जानकारी दी जा रही है तमाम। अब एक के बाद एक आपको बता दें कि इस पर तमाम, लेकिन उन्होंने इसी में से रास्ता निकाला है, जानकारी दी है, लेकिन ये नहीं बताया था कि बुरहान वानी वहां है। ये जो उन्होंने उसमें पेच निकाला है, इसलिए कि लाठी भी मर जाए और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वो खेल किया। उमर अब्दुल्ला गलत नहीं कह रहे हैं, उनको पता है क्या कहते हैं कि वोट बैंक जो था वो वही वोट बैंक है जो आज बाइकआउट कर रहा है उनका। आज सवाल यह कि इनके एमएलए मारे गए हैं, इसको पीटा गया एक एमएलए को। शकील साहब, एक मुख्यमंत्री का आतंकी को इस तरीके से सर्टिफिकेट देना, उस आतंकी के बारे में जिसके बारे में हाफिज सईद बताते, जो 10 लाख का इनामी है, 10 लाख का इनामी है, वो बता रहा है कि मुझे फोन किया था, उसने बताया कि वो शहीद है, उसने बताया उसके जनाजे में जो लोग शामिल थे, जो लोग उसके पास खड़े थे, वो लोग हिजबुल मुजाहिदीन के थे। हिजबुल मुजाहिदीन के अमीर शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके समर्थन में बयान देने की क्या मजबूरी है इस समय महबूबा मुफ्ती की? देखिए, असल ये सवाल आपने बहुत सही कहा है, लेकिन इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब बीजेपी के लोग देंगे जी, ताकि इसलिए कि वहाँ सरकार जो चल रही है वो इन दोनों के सहयोग से चल रही है, और चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी हैं उनका ये बयान है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है जिसके होम डिपार्टमेंट या पुलिस या मिलिट्री के डायरेक्ट कुछ एजेंसीज के कंट्रोल हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बाकी कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो उनको ये बयान देने की ज़रूरत क्यों आई, ये तो बताना चाहिए। और इस बयान को अगर देते हैं महबूबा मुफ्ती, तो बीजेपी उसमें समर्थित है कि नहीं, उसमें समर्थन उसका है कि नहीं, ये भी उन्हीं को बताना चाहिए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, हम समझते हैं कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और इसकी तरफ आंख दिखाने वाले किसी भी शख्स, चाहे वो नाम किसी का भी हो, उसको अगर टेररिस्ट की कार्रवाई में, एंटी नेशनल कार्रवाई में हो, और जो शख्स जिसके पास इनामी हो, उसके लिए उसका नाम जाने या ना जाने बिना भी पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है। चाहे वो नाम बताए या ना बताए, कार्रवाई करे। वो एंटी नेशनल को अगर कोई कार्रवाई किया तो आज क्यों है, उसका जवाब उन्होंने दिया। अभी पुष्पेंद्र जी ने बहुत सही कहा है कि उनके वोट बैंक हट रहे हैं, जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, तो वो बातें हैं। तो अब ये बीजेपी का मामला है कि वो उनकी सरकार है, केंद्र और स्टेट में दोनों उनकी सरकार है, उनके चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए भास्कर जी से पूछते हैं। भास्कर साहब, क्या हो रहा है? आप सरकार चला रहे हैं, आप एक सेना एक व्यक्ति को मारती है, और उसके बाद जिस तरीके का तमाशा हम देख रहे थे वो कम था क्या कि वहां की मुख्यमंत्री उसके समर्थन में आ गई, और वो मुख्यमंत्री आपके समर्थन से मुख्यमंत्री बनी हुई है? देखिए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये कश्मीर का जो पॉलिटिक्स एक ट्रांजिशन के दौर गुजर रहे हैं, और ये ट्रांजिशन में सारे लोग वहाँ कश्मीर का जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें उस ट्रांजिशन में कुछ ना कुछ हिस्सा ले रहे हैं। एक तो देखिए, आपकी पार्टी इस मामले पे बात करते हुए इतनी डिफेंसिव, आपकी टोन इतनी डाउन क्यों हो जाती है? आपको लगता है कि ये आप मजबूरी का ये सौदा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हूँ, मैं बहुत एक्सप्लेनेटरी मूड में हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ये आप देखिए, यासीन मालिक इसी उम्र में जो एक्सट्रीमिस्ट का, जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था तभी एक एक्सट्रीमिस्ट उन्होंने रुख अपनाए थे, और आज उसी का मैं देख रहा हूँ, एक परछाइयाँ देख रहे हैं ये जो
मारे गए बुरहान वानी, वो भी इस 23 ईयर्स 23 साल का एक नौजवान है। वो अपना ये कश्मीर का बहुत एक मैं कह रेडिकल एक प्रॉब्लम्स है कि यंग जो जनरेशन है कश्मीर का जो कश्मीर से जो पॉलिटिकल पार्टी बिलोंग करती है वो ये यंग जनरेशन को रोक नहीं पा रहे हैं। और आज सीएम साहिबा ने जो बताया ये आफ्टर ऑल होम मिनिस्ट्री उनके पास है, लेकिन आज एक नेशनल सिक्योरिटी के तहत हम लोग जो सेना ने कार्रवाई ये नहीं हो सकता कि बुरहान हानी उसमें है या नहीं है। मेरा सवाल आपसे सीधा था कि आप क्यों महबूबा मुफ्ती का एक तो समर्थन कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती के इस बयान का क्या मतलब निकालें जिसको कि पाकिस्तान की तरफ से अप्रूवल मिल गया आतंकी है, जिसको सेना की तरफ से अप्रूवल मिल गया कि आतंकी है, जिसको सरकार की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया आतंकी है, ये महबूबा उसके समर्थन में इनडायरेक्टली कोई बात करने का क्या मतलब? महबूबा मुफ्ती जो हमने कहा कि ये ये कश्मीर का एक बहुत रेडिकल प्रॉब्लम है कि जो यंग जनरेशन है वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो शायद महबूबा मुफ्ती ने ये बताया कि जो लोग एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जा रहे हैं उनके साथ अगर हम सख्त से न पेश हो, एक मौका दे, शायद वो रिहैबिलिटेट हो सकते हैं। लेकिन बात है कि उन्होंने कभी नहीं कहा, वो कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आतंकवाद को नहीं मारना चाहिए। वो एक बयान एक बार फिर से शायद यही होगा उनका बयान। मैं शायद नहीं, पूरे सुन लीजिए, पूरा सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए बयान जरा। ये कैसे पता हो सकता है कि आप हर एनकाउंटर के बारे में जो मेरी मालूमात है, जो मैंने पुलिस से बात की, आर्मी से बात की, उनका ये कहना है कि हमें ये मालूम था 3 मिलिटेंट वहाँ है, पर ये मालूम नहीं था कौन कौन है वहाँ पर। इसलिए मैं उनकी बात पे क्या कह सकती हूँ जी। मेरा ये है कि अगर इनको पता होता तो शायद इस तरह से मैं इस वक्त जब आपके हालात सुधर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि एक चांस हो सकता था, मगर चूंकि पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी ये कहती है कि उनको ये मालूम था वहाँ कोई 3 मिलिटेंट है किसी के घर में, और उनको ये नहीं था कि इसमें कौन कौन है। तो क्योंकि जैसे जब अफजल गुरु को फांसी लगी तो उमर साहब को मालूम था, इसलिए उन्होंने सारे इंतजाम पहले ही किए थे। हमें तो कुछ भी नहीं मालूम था, हमें तो अचानक पता चली, और उसके बावजूद भी हमने कोशिश की कि कर्फ्यू लगाया जाए ताकि बच्चे बाहर ना आए। दो बातें हैं, देख दो कंफ्यूजन है इसमें पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये कह रही है कि इन्हें जानकारी नहीं थी, कि मुझे तो कुछ जानकारी नहीं थी, वो पहले के बारे में तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब को पता था, इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मीडिया में जो ब्रीफिंग हुई है पुलिस की तरफ से उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी थी। कौन झूठ बोल रहा है फिर? महबूबा मुफ्ती सरेआम पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताने में कामयाब अपने आप को करने की कोशिश कर रही हैं कि मैं पाक साफ हूं। महबूबा मुफ्ती को मिनट मिनट की जानकारी थी, और अगर महबूबा मुफ्ती 1% भी सही हैं तो मुझे लगता है उस 1% के भी 1000वें हिस्से में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो एक ऐसे सेंसिटिव जगह की चीफ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, और जो पूरा कश्मीर 24 आवर बाय 7 जो जलता रहता हो, जहां लगातार कोई ना कोई गड़बड़ होती हो, जहां हर जुमे को भारत विरोधी नारे लगते हो, जहां मस्जिदों से आर्मी के ऊपर हमले की बात कही जाती हो, जहां फौज के ऊपर हमले की बात कही जाती हो, जहां हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर जिस पे 10 लाख का इनाम था वो कोई 15 दिन पहले नहीं रखा गया था, जिसने हिंदुस्तान के फौजियों को मारा हो, जिसके पास AK-56 हो, जिसकी फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में नहीं है, उस आतंकवादी के बारे में अगर मैडम ये कहती हैं कि उन्हें खबर नहीं थी, पुलिस ने ये खबर नहीं दी थी, उनको ये पता नहीं था, इसमें मैं क्या कर सकती हूं? तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य की मुख्यमंत्री पद पे बैठने की वो 1 मिनट के लिए भी उनको जो है मैं मानता हूं कि काबिल नहीं है। दूसरी बात जो वो बार बार कह रही हैं कि बुरहान वानी अगर वहां होता और यह पता होता कि उसका नाम होता तो कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही थी तो टाला जा सकता था। इसका मतलब है कि जब भी जम्मू कश्मीर में शांति होती है तो सरकार के इशारे पे आतंकवादी खामोश हो जाते हैं, और जब सरकार को जरूरत होती है तो वो आतंकवादी सेना पे हमले करते हैं, भारत विरोधियों को मारने की जो सपोर्ट में होते हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो क्या महबूबा मुफ्ती ये कहना चाहती है कि जो इतना बड़ा टेररिस्ट था, जिसके ऊपर इतना बड़ा इनाम था, जो AK-56 लेके आया था, जो कि भारत में नहीं बनती, जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं बनती, उस टेररिस्ट को बचाने की कोशिश करती वो ये कहना चाहती है? तो क्या अब तक हम ये मानते थे कि PDP का बेस वोट बैंक
एंटी इंडिया है, प्रो पाकिस्तानी लोग हैं, हुर्रियत के लोग हैं, क्या उसके अंदर अब जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के पेड टेररिस्ट जो उनके मशीनरी टेररिस्ट आते हैं वो भी उनके वोट बैंक के हिस्से हैं, जिसकी वजह से वो ये कह रही हैं कि अगर शांति का माहौल था तो मैं एक बार देखा जा सकता था। मुझे लगता है कि तत्काल मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो इस पद पे नहीं बैठ सकती। इसके बारे में वो खुद सार्वजनिक बता रही है कि मैं कितनी लाचार थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो इस्तीफा क्यों नहीं देती है? क्या इस्तीफा देना चाहिए इस बयान के लिए महबूबा मुफ्ती को? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या महबूबा के इस बयान से आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद के द्वारा तमाम वहां पर जो आतंकी हैं उनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है उसके समर्थन में दिया गया बयान है, उससे इस प्रोपेगेंडा को जो वहां फैलाया जा रहा है और ज्यादा बल मिलेगा? देखिए, क्वेश्चन बड़े लंबे चौड़े हैं, उतनी बात तो नहीं है। वहां पर बीजेपी और पीडीपी की ज्वाइंट सरकार है। अब सरकार वहां पर इस तरह के बयान के बाद रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, इसका फैसला फौरन महबूबा मुफ्ती को नहीं बल्कि बीजेपी को करना चाहिए जी। सबसे पहला तो ये है मसला। दूसरी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती के पार्टी के बारे में कोई नए ख्यालात तो आज सामने आ नहीं रहे हैं। उनके बारे में ये प्रो हैं टेररिस्ट के या प्रो पाकिस्तान है ये पार्टी, ये मानी जाती थी। और उनके इलेक्शन के बाद इनको पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया था, आपको भी याद होगा जी कि उसको भी किया गया था। उसके बावजूद बीजेपी ने सरकार बनाई उनके साथ, इसके बावजूद एकदम लीक से हटके। तो आखिर कुछ ना कुछ बात होगी। ठीक, हम ये नहीं समझते हैं कि क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन एक बात तो लगती है कि कश्मीर एक ऐसा सेंसिटिव जगह है, प्लेस है, जहां पर कोई भी सरकार केंद्र में हो वो चाहती है वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑन रहे, और वो ऑन रहने के लिए हो सकता है कि मजबूरी हो उनकी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनानी, और इसके लिए बनाई इसलिए कि कांग्रेस और जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है उसके नंबर्स इतने नहीं थे। अब जो भी हो जी, चले अब मसला ये है जी, ये जो भी हो मसला ये है कि दोनों पार्टियां तो उसी तरह एक्सट्रीमिस्ट हैं। ठीक है, जो एक तरफ उधर है एक तरफ ईस्ट और वेस्ट पार्टी का वहां मिलन है जी, तो फैसला उन्हीं को करना। भास्कर जी मेरा सवाल आपसे सीधा है। सवाल ये कि जो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, ये जो उनकी खोई हुई छवि है, जो उनको लग रहा है बीजेपी के साथ सरकार बना के उन्होंने गलती की है, वो सीधे सीधे तो नहीं पर ये दबाव डाल रही है बीजेपी पर कि आप समर्थन वापस ले लीजिए, ताकि वो ये कह सकें कि मैंने जो है सरकार गंवा दी लेकिन बुरहान वानी के पक्ष में मैं खड़ी रही। तो क्या आपको अभी भी सरकार का समर्थन आप करते रहेंगे? क्या अभी भी महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री पद पर होना चाहिए? आप जवाब दीजिए। देखिए, बीजेपी के साथ पीडीपी का जो सरकार वहाँ पे चल रही है वो सरकार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रही है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जब मुफ्ती साहब का डेथ के बाद एक लंबे टाइम तक बीजेपी और पीडीपी के अंदर ये बातचीत चलता रहा, क्योंकि हमने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से कुछ नेगोशिएट नहीं किया। तो आने वाला दिन पे अगर ये लगेगा कि बीजेपी को कोई ऐसा सिचुएशन एक्सेप्ट करना पड़े तो शायद बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है वो अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन आज का दिन पे महबूबा मुफ्ती ने जो कहा कि शायद वहाँ पर अगर बुरहान वानी के नाम वो पता होता तो वो शायद ये डिसीजन नहीं लेते। अब इनका जो पुष्टि और इनका जो क्लैरिफिकेशन आने वाला दिन में दे देंगे वो क्यों ये वो कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो कहा जो बार बार हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक रेडिकल ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब पुराने ओल्ड गार्ड्स जितना है वहाँ से नई पीढ़ी जो है वो अपना दायित्व संभाल रहे हैं, और जिसका ही प्रोडक्ट है ये यासिन मालिक या बुरहान वानी। तो हमारे बीजेपी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि जो तत्व एंटी नेशनल है, एंटी इंडिया है,
उसको हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए बीजेपी की तरफ से बीजेपी का टॉप लीडरशिप जैसे डिसीजन लेंगे, लेकिन जो भी लेंगे वो प्रो नेशनल, वो सरकार में बने रहेंगे। देखिए अभी आज ही ये घटना घटी है, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी। पुष्पेंद्र जी, आखिरी टिप्पणी इस पूरे मामले पर आपकी तरफ से क्या, इसका परिणाम क्या देख रहे हैं? क्या खाली बीजेपी और पीडीपी की तरफ से अपनी अपनी पोजीशनिंग ली जा रही है, सरकार दोनों को मिलकर चलानी है, उन्होंने एक मैसेज दे दिया अपने वोटर को, क्या सिर्फ मामला इतना है या बात और आगे तक जाएगी? देखिए, ये पीडीपी को सोचना है कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मरकज में हुकूमत है उसने दो चीजें साफ कर दी हैं कि किसी आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। कल भी 4 आतंकवादी मारे गए हैं, आज भी इनकाउंटर हुआ है। लोगों ने, जिन्होंने भी कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की है, उनके ऊपर वही पलट गोलियां चलाई गई हैं, ये सबको पता है, कोई बात छुपी हुई नहीं है। बस मेरा इतना कहना है कि महबूबा मुफ्ती जहां अपने खोए हुए जन समर्थन को, बेस को वापस पाने की कोशिश में लगी हुई हैं, वहीं हुर्रियत जिसने उनके खिलाफ बाइकआउट का कॉल दे दिया है, उसको किसी तरह से टोन डाउन करके उनको अपने समर्थन में लाने में लगी हुई हैं। और पाकिस्तान में जो उनके आका बैठे हुए हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहती हैं कि बुरहान वानी के हत्या या इनकाउंटर के पीछे मैं उतनी ही जैसे कह सकते हूं कि इनोसेंट हूं जितना लोग दूसरे लोग हैं। जिस तरीके से आप समझ रहे हैं, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने तो होम मिनिस्टर होते हुए भी ये कह रही हूं कि अगर मुझे पता होता तो मैं ये नहीं होने देती। तो वो जरूर मैसेज पाकिस्तान को भी दे रही हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट को भी दे रही हैं, हुर्रियत को भी दे रही हैं। लेकिन जो बात मेरे साथी घोष साहब कह रहे हैं कि हम तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर कटिबद्ध हैं, इनके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की 2 धज्जियां उड़ती हैं। जैसे ही बात होती है कि कश्मीरी पंडितों को वैली में बसाया जाए, जिस हुर्रियत के बल पे महबूबा मुफ्ती जीती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा आतंकवादी है जिसने 40 पंडितों की हत्याएं की हैं। यासीन मलिक कहता है सड़कों पे खून बहा दिया जाएगा, और उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है अख्तर साहब, वो कहते हैं कि इसमें देखेंगे, करेंगे। कश्मीरी पंडित हमारे दिल में हैं, हमारे पास हैं, उनके बगैर हम अधूरे हैं, ये सब नारे देते हैं। लेकिन 14 महीने हो गए, उसमें कार्रवाई एक कदम आगे नहीं बढ़ी हुई है। कंपनसेशन की बात है वो आगे नहीं बढ़ी हुई है, सैनिक कॉलोनी की बात है वो आगे नहीं बढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी ने इसको फ्रेम करा करके रख लिया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो सड़क पे उतर रहा है। वो हर रोज अपने कैडर, वो हर रोज एंटी इंडिया लोगों के साथ खड़ी हुई है। और जिस तरीके की आज भाषा बोली है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है जम्मू कश्मीर में कि वह महबूबा मुफ्ती को मात्र 2 एमएलए की कमी के कारण मुख्यमंत्री के पद पर बैठाए रखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शकील साहब आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, भास्कर साहब आपका। हालांकि ये बात आज कही गई है, निश्चित रूप से दूर तक जाएगी और हर बात का विश्लेषण हम यहां करते रहेंगे। आज हमको ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं काफी तेजी से आ रही हैं, कल तक माहौल और बदलेगा, और इस बदलते माहौल में क्या कश्मीर की सूरत बदलेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। कल का घटना चक्र देखना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।